जय जिनेंद्र दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल के बेहद ही खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो निश्चित रूप से जैन समाज के लिए एक महत्वपूर्ण विषय है। आज हम इस कार्यक्रम के माध्यम से चर्चा करेंगे ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लाभों के बारे में। समस्त जैन समुदाय के लिए लगभग यह एक नया विषय ही है, या शायद हम ये भी कह सकते हैं कि जैन समुदाय इस विषय से अब तक अछूता रहा है। क्या है ईडब्ल्यूएस, कैसे जैन समुदाय ईडब्ल्यूएस का लाभ पा सकता है, आदि इस विषय पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है अल्पसंख्यक विषय विशेषज्ञ निरंजन जुआ जैन जी। जी हाँ, आपको एक और बात बता दें कि आदिनाथ टीवी चैनल के समस्त परिवार के खास निवेदन पर निरंजन जी अहमदाबाद से आज खास ईडब्ल्यूएस के विषय पर हम सबके लिए प्रकाश डालने आए हैं आदिनाथ टीवी चैनल में, और आज इस स्टूडियो में हमारे साथ वो उपस्थित है। तो आइए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र सर, आज आपसे जानना चाहेंगे ईडब्ल्यूएस अधिनियम के बारे में कि आखिर ईडब्ल्यूएस अधिनियम क्या है, साथ ही साथ इस अधिनियम के उद्देश्य क्या है। ईडब्ल्यूएस अधिनियम ये बोलचाल की भाषा में इसे कहा जाता है। इसका सही नाम इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन विधेयक न होकर संविधान 103वां संशोधन अधिनियम 2019 है, लेकिन बोलचाल की भाषा में या सुविधा अनुसार हम इसे इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन विधेयक 2019 भी कहते हैं। ये अधिनियम केंद्र सरकार की नौकरियों में तथा केंद्र सरकार द्वारा संचालित उच्च शिक्षण संस्थानों में सामान्य वर्ग यानी जनरल कैटेगरी के आर्थिक रूप से कमजोर अनुभागों यानी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को 10% आरक्षण देने का प्रावधान करता है। ये अधिनियम 14 जनवरी 2019 से प्रभावी हुआ। जी, जैसा कि सर अभी आपने हमें बताया कि यह संविधान का 103वां संशोधन है। आपसे जानना चाहेंगे कि निश्चित रूप से ही भारत सरकार को इस अधिनियम को लाने के लिए संशोधन करना पड़ा होगा संविधान में। तो संविधान में किस तरह का संशोधन किया गया और साथ ही साथ संविधान में ये किस अनुच्छेद में है। ये संशोधन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में किए गए। यदि हम अनुच्छेद 15 का अध्ययन करें तो इसमें हम पाते हैं कि देश के नागरिकों को समानता का अधिकार प्रदान किया गया है, और यदि जब सरकार या राज्य सरकारें इस तरीके का कोई प्रावधान लाती हैं कि किसी विशेष वर्ग को कुछ अलग से उनके उत्थान विकास के लिए विशेष प्रावधान किए जाएं, तो निश्चित तौर पर ये संविधान में संशोधन करने के पश्चात ही इस तरीके के अधिनियम लाए जा सकते हैं। और इसी के अनुरूप आर्टिकल 15 में एक क्लोज नया जो 15(6) के नाम से हम जानते हैं वो जोड़ा गया, जिसके अंदर राज्य सरकारों को यह अधिकार दिए गए कि यदि वे चाहें तो राज्य के उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण दे सकते हैं। 103वें संविधान संशोधन के रूप में इसे जोड़ा गया है और इसमें राज्यों के लिए आरक्षण की जो सीमा है वो 10% निर्धारित की गई है, यानी राज्य चाहें तो अधिकतम 10% तक आरक्षण दे सकते हैं। यदि वे चाहें कि 10% नहीं, हमें 5% ही रखना है, तो इसके लिए वो स्वतंत्र रहेंगे। और एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि हमारे देश में ऑलरेडी कुछ वर्गों को सब मिलाकर 50% आरक्षण दिया जा रहा है, और ये आरक्षण जो सामान्य वर्ग के इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए है ये 10% है और ये 50% के अतिरिक्त होगा जी। इसी तरीके से आर्टिकल 16 में भी एक कलम उमेरी गई है या बढ़ाई गई है, जिसे हम 16(6) के नाम से जानते हैं। आर्टिकल 16 या अनुच्छेद 16 में इस तरह के हमें मूलभूत अधिकार मिले हैं कि हमें नौकरियों में समानता का या समान अवसर का जो है वो अधिकार प्राप्त है, और इस आर्टिकल से में संशोधन करके कुछ या जनरल कैटेगरी के इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को 10% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। और इसमें यह लिखा गया है कि यदि राज्य सरकार चाहें
तो वह इस तरीके का आरक्षण कर सकती है या दे सकती हैं। उनके लिए किसी तरीके का कंपल्शन नहीं रखा गया है। जी, यहाँ पर सर एक सवाल मेरे मन में और आया, जैसा कि आपने बताया कि 10% आरक्षण जो है राज्य सरकार दे सकती है, तो क्या सभी राज्यों में ये आरक्षण मान्य नहीं है? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। ये वैसे तो अधिकांश राज्यों ने और यूनियन टेरिटरीज़ ने भी ये प्रावधान अपने यहाँ कर दिए गए हैं और उनके राज्यों में जनरल कैटेगरी के इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को अब 10% का आरक्षण का लाभ, चाहे वो सरकारी नौकरियों में हो या फिर उच्च शिक्षण संस्थान के शिक्षण संस्थानों के अंदर प्रवेश में हो, वो प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन कुछ राज्य ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तक ये प्रावधान अपने यहाँ लागू नहीं किए हैं, जिनमें मुख्य रूप से कर्नाटक और तमिलनाडु भी है। अगर देखा जाए तो सरकार द्वारा नए संशोधन लाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जानना चाहेंगे कि इस प्रावधान का, इस संशोधन का आपके नजरिए में क्या उचित है, ये सही है, क्या जस्टिफिकेशन देना चाहेंगे आप? जी, आपका प्रश्न बहुत ही वाजिब है जी। और इसे समझना भी आवश्यक है। ये देखिए, हमारे देश में पिछले 7 दशकों में सामाजिक और आर्थिक एकाधिकार देश में कुछ मुट्ठी भर लोगों के पास रहा और आर्थिक रूप से पिछड़े अनुभागों को समाज व राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने हेतु उनके लिए कुछ विशेष योजनाएं बनाने की आवश्यकता थी। हम जानते हैं कि यदि एक वर्ग विशेष यदि दशकों तक कहीं उपेक्षित है तो निश्चित रूप से वो राष्ट्र की मुख्य धारा से कटते हैं। ऐसा न हो, यह विचारते हुए इस सरकार ने इस तरीके का प्रावधान लाने का प्रयास किया है। आपकी सूचना के लिए हमारे देश में एससी यानी शेड्यूल कास्ट, जिसे हम अनुसूचित जातियां कहते हैं, या फिर एसटी यानी अनुसूचित जनजातियां या अन्य पिछड़ी जातियां जिन्हें हम ओबीसी के नाम से जानते हैं, उनकी हमारे देश में कुल जनसंख्या लगभग 70% है। यानी 70% का अर्थ ये हुआ कि यदि आज की तारीख में हमारे देश की जनसंख्या लगभग 130 करोड़ के आसपास है, तो इनकी आबादी, जो ये 3 वर्ग की हमने बात की या जातियों की बात की, एससी, एसटी एंड ओबीसीज, इनकी जो है देश में कुल जनसंख्या 100 करोड़ के आसपास है और इस 100 करोड़ जनसंख्या को 50% आरक्षण का लाभ मिल रहा है। इसके अलावा भी उन्हें बहुत सारे सुविधाएं और प्रिविलेजेस भी दिए जा रहे हैं। तो ये कहीं वो जो शेष 30% जनसंख्या बची जो जनरल कैटेगरी में आती है और उसमें भी वो अनुभाग जो आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है, उनके साथ कहीं अन्याय न हो, वो उपेक्षित न रहे, इसके लिए इस तरीके का प्रावधान लाया गया। क्योंकि असमानता यदि कहीं दिखती है तो वो निश्चित रूप से हमारे जो मूलभूत अधिकार हैं उनका हनन करती है, और ऐसा न हो तो कुछ इस संशोधन अधिनियम के माध्यम से ऐसे वर्ग को जो अभी तक उपेक्षित रहा, जो जनरल कैटेगरी में आता है, उन्हें उनके साथ कुछ न्याय करने का जो है ये प्रयास किया गया है। यहाँ पर सर आपसे जानना चाहेंगे कि जैसा कि आप बता रहे हैं कि आरक्षण दिया जाता है, तो कितना % आरक्षण अभी दिया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, और साथ ही साथ किस जाति को कितना आरक्षण निश्चित किया गया है देना? जी, हमारे देश में जो आरक्षण दिया जा रहा है वो शेड्यूल कास्ट को 15%, शेड्यूल ट्राइब को 7.5% और ओबीसीज को 27% दिया जा रहा है। इसका जो कुल योग है या टोटल वो 49.5% है। और इसके अतिरिक्त इस संशोधन नियम जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन एक्ट 2019 की, उसके तहत 10% रिजर्वेशन दिया गया है। ये एडिशनल है जो 50% से अतिरिक्त है। इस तरीके से आज देश के अंदर कुल मिलाकर 59.5% रिजर्वेशन दिया जा रहा है और शेष ये जनरल कैटेगरी के जो मेरिट होल्डर्स हैं या मेरिट के आधार पर उनको सारे लाभ मिलेंगे। इस तरीके के अब प्रावधान किए गए हैं। जैसा कि सर आपने अभी हमें बताया कि 10% आरक्षण जो है सरकार द्वारा जनरल वीकर सेक्शन के लिए कर दिया गया है, लेकिन ये एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, और हालांकि ये सवाल हमारे दर्शकों के मन में भी आ रहा होगा कि जनरल कैटेगरी और साथ ही साथ इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की परिभाषाएं क्या है? इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की परिभाषा
उसके क्राइटेरिया से नक्की होगी। और दो तरह के क्राइटेरियाज हैं, पहला है आय और दूसरा है संपत्ति। ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम है वो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में गिने जाएंगे या वो जो है पात्रता रखेंगे। इसके अलावा व्यक्ति के पास कृषि भूमि है या परिवार के पास कृषि भूमि है तो वो 5 एकड़ से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि म्युनिसिपल क्षेत्र के अंदर निवास है तो उस निवास का जो भूखंड है वो 1000 वर्ग फुट से अधिक नहीं होना चाहिए। और यदि नॉन म्युनिसिपालिटी यानी बिन अधिसूचित म्युनिसिपालिटी क्षेत्र के अंदर निवास है तो उस निवास का जो भूखंड का क्षेत्र है या क्षेत्रफल है वो 200 वर्ग गज से अधिक नहीं होना चाहिए। इस तरीके से यदि ऐसा कोई परिवार जो इन क्राइटेरियाज को मीट करता हो तो वो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के अंदर जो है उसकी गिनती होगी। जी, बहुत ही सरल शब्दों में सर अभी आपने हमें पूरा परिभाषित किया, लेकिन एक सवाल आपसे और करना चाहूंगी कि जैसा कि अभी आपने बताया कि संपत्ति के मापदंडों के अनुसार ही जनरल वीकर सेक्शन कैटेगरी की जाती है, लेकिन एक सवाल जो मन में आ रहा है वो आपसे ये करना चाहूंगी कि जैसा आपने बताया कि परिवार की वार्षिक आय को 8 लाख के करीब होनी चाहिए, तो इसको और क्लियरली मैं आपसे जानना चाहूंगी। बिल्कुल, देखिए परिवार की कुल आय 8 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए, ये वार्षिक आय है। और इसमें किस तरह की आय जुड़ेगी वो समझना बहुत आवश्यक है। एक परिवार की आय जो भी समस्त स्रोतों से हो रही है, इसके अलावा जैसे बिजनेस या नौकरी में पगार या सैलरी वेजेस वो जुड़ेंगे, या यदि व्यक्ति व्यापार कर रहा है तो व्यापार से होने वाली आय जुड़ेगी। इसके अलावा कृषि की आय भी यहाँ पर जुड़ेगी। हालांकि आयकर अधिनियम की बात करें तो जो है कृषि से होने वाली आय एग्जम्प्टेड रहती है, किंतु यहाँ जो है कृषि की भी यदि आय है तो वो जुड़ेगी। व्यवसाय तथा पेशेवर आय के अलावा अन्य कोई स्थायी आय है तो वो भी इसमें जुड़ेगी। जी बिल्कुल, देखिए दर्शकों कितने सरल शब्दों में निरंजन जी आपको EWS के लाभों के बारे में बता रहे हैं। तो यदि आपके मन में भी कोई प्रश्न आ रहा है तो आप निश्चित रूप से हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपको सिर्फ इतना करना होगा कि जो नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रहे हैं उस नंबर्स पर आप अपने मन में आ रहे प्रश्नों को हमें भेज सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, और अगले कार्यक्रम में, इसी कार्यक्रम के अगले अंक में हम उन प्रश्नों के आंसर्स आपको इसी मंच के द्वारा देंगे। तो यदि मन में कोई भी सवाल है तो निश्चित रूप से आप हमें नंबर्स पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या SMS कर सकते हैं। चलिए आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि सर अभी आपने पारिवारिक आय के बारे में हमारे दर्शकों और हमें बताया, जानना ये चाहेंगे कि पारिवारिक आय के अनुसंधान के बारे में हमारे संविधान में क्या कोई परिभाषा भी है? जी बिल्कुल, इसे समझना आवश्यक भी है। एक लाभार्थी, चाहे वो विद्यार्थी हो या कोई अन्य हो, यदि परिवार की आय को समझें तो लाभार्थी के माता पिता की आय इसमें जुड़ती है। और यदि परिवार में 18 वर्ष से अधिक के सदस्य हैं तो उनकी आय नहीं जुड़ती है। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि एक विद्यार्थी जिसे लाभ लेना है तो उसके माता पिता की आय जुड़ेगी, लेकिन यदि परिवार में एक ही छत के नीचे रहने वाले कुछ सदस्य जिसमें 18 वर्ष से ऊपर के आयु के लोग हैं तो उनकी यदि कोई आय है तो वो इसके अंदर गिनती में नहीं आएगी। लेकिन यदि 18 वर्ष से कम आयु के सदस्य परिवार में हैं तो उनकी आय जो है गिनती में ली जाएगी। चाहे एक 5 साल का बच्चा भी है, यदि उसकी किसी भी तरह की आय है, चाहे वो स्थायी आय हो या ब्याज की कोई इनकम हो, इस तरीके से तो वो जो है गिनती में ली जाएगी। इस तरीके से परिवार की परिभाषा में 18 वर्ष से ऊपर के सदस्य इसमें गिनती में नहीं लिए जाएंगे, क्योंकि इस अधिनियम के तहत 18 वर्ष से ऊपर के लोग अपनी अलग फैमिली आइडेंटिटी रखते हैं। ये तो हमने बहुत अच्छे से समझ लिया और उम्मीद करते हैं हमारे दर्शकों ने भी बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। पर अब बात करें अगर जैन समुदाय की, जैन समाज की, तो क्या जैन समुदाय भी सामान्य वर्ग में आता है? जी बिल्कुल, सामान्य वर्ग में आता है। और इस जैन समाज में जितने भी अभी हमने पात्रता की बात की है, ऐसे परिवार जो पात्रता के अंदर आते हैं वो निश्चित रूप से इस अधिनियम के तहत लाभान्वित हो सकते हैं।
अब निरंजन जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर हम बात करें 10% आरक्षण की, तो इस 10% आरक्षण का लाभ हम कैसे ले सकते हैं? इसके लिए हमें इनकम एंड असेट सर्टिफिकेट जो है वो राज्य सरकार से इशू करवाना पड़ेगा या लेना पड़ेगा। और इसमें तहसील, जिसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट कहते हैं, प्रत्येक राज्य में रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है और उस रेवेन्यू डिपार्टमेंट में कार्यालय प्रत्येक तहसील के अंदर होते हैं, जिसे हम तहसीलदार के नाम से भी जानते हैं या तहसील कार्यालय के नाम से जानते हैं। ये तहसीलदार जो राजस्व विभाग का तहसील में हेड है, उसे ये अधिकार दिए गए हैं कि वो इनकम एंड असेट सर्टिफिकेट इशू करे। और इसके अलावा जिलाधीश, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं, उन्हें भी इस तरीके के अधिकार हैं कि वो ये सर्टिफिकेट इशू कर सकते हैं। आवेदन जो है इसके मैनुअल होते हैं, यानी हार्ड कॉपी में इसका आवेदन होता है, ऑनलाइन नहीं होता है। तो इसके लिए तहसील कार्यालय से ये एप्लीकेशन फॉर्म प्राप्त किए जा सकते हैं या स्टेशनर्स के यहाँ भी इस तरीके के फॉर्म्स अवेलेबल रहते हैं। जी, मेरा अगला सवाल वैसे आपसे यही होने वाला था कि क्या हम इस सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं? वो तो आपने हमें बता दिया कि ऑनलाइन अप्लाई हम नहीं कर सकते, पर जानना ये चाहेंगे कि ये सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए हमें किस दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी? जी, इसमें काफ़ी दस्तावेजों की आवश्यकता होती है, चाहें तो आप नोट कर लें। सर्वप्रथम आधार कार्ड, वो प्रत्येक लाभार्थी का होना आवश्यक है। परमानेंट अकाउंट नंबर, जिसे हम पैन कहते हैं। आय का प्रमाण पत्र, जो तहसील ऑफिस से ही हमें निकलवाना होता है। मूल निवास यानी डोमिसाइल प्रमाण पत्र, आप जिस राज्य के मूल निवासी हैं, ये सर्टिफिकेट वहाँ से ही आपको प्राप्त होगा। लाभार्थी का या एप्लीकेंट का फ़ोटो, बैंक स्टेटमेंट, पिछले 6 महीनों के बैंक स्टेटमेंट देने की आवश्यकता होती है। एक शपथ पत्र या घोषणा पत्र भी जो है देना होता है, जिसके अंदर ये स्वीकृत किया जाता है एप्लीकेंट के द्वारा कि हमने इस एप्लीकेशन में जो डिटेल्स दी है, विवरण दिया है, वो हमारी जानकारी के अनुसार सही है और अगर कुछ गलत है तो उसके लिए हम स्वयं जो है जिम्मेवार होंगे। ज़मीन एवं संपत्ति के दस्तावेज या फिर प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट जो तहसीलदार के द्वारा इशू किया जाता है। निवास का प्रमाण पत्र, जैसे राशन कार्ड या इलेक्ट्रिक बिल आदि। यदि स्वयं के मकान में नहीं रह रहे हैं तो भाड़ा करार या भाड़ा रसीद लगाने की आवश्यकता होगी, या इसके अतिरिक्त तहसील कार्यालय के द्वारा अतिरिक्त कोई भी डॉक्यूमेंट मांगा जाता है तो वो भी देना आवश्यक होगा। ये तो हमने और हमारे दर्शकों ने बहुत अच्छे से समझ लिया कि किन दस्तावेजों की आवश्यकता हमें रहेगी, परंतु जानना ये चाहेंगे कि क्या ये एप्लीकेशन दर्ज कराने के बाद हमें तहसीलदार ये प्रमाण पत्र कोई देगा, या फिर अगर हमें प्रमाण पत्र मिलेगा तो कितने दिनों में हमें ये प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाएगा? देखिए, एप्लीकेशन करने के बाद कुछ प्रक्रियाएं तहसील ऑफिस में होती है। आपके आय का, जाति का, ये सब जो है वेरिफिकेशन होता है। और इसके अतिरिक्त आपके जो प्रॉपर्टी है उसका जो है वेरिफिकेशन होगा, और वो सब यदि सही पाया जाता है तो नॉर्मल कोर्स में 15 से 20 दिन के अंदर ये सर्टिफिकेट, जिसे हम इनकम एंड असेट सर्टिफिकेट कहते हैं, प्राप्त किया जा सकता है। जी, अगर बात करें इस प्रमाण पत्र की तो ये कितने दिनों तक वैध होगा? नॉर्मल कोर्स में सबसे पहले केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार के लिए जारी किए जाने वाला सर्टिफिकेट 1 वर्ष के लिए होता है, और वो फाइनेंशियल ईयर बेस्ड होता है, यानी उसका आधार जो है वित्तीय वर्ष होता है, यानी 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च को वो समाप्त हो जाता है। यहाँ ये भी देखना होगा कि यदि मिड टर्म के अंदर या मिड ईयर के अंदर ये सर्टिफिकेट इशू किया गया है तो भी वो उसकी जो है वैधता 31 मार्च को समाप्त हो जाएगी। दूसरा, कुछ राज्य जो हैं वो वित्तीय वर्ष के आधार पर ही ये सर्टिफिकेट इशू करते हैं, लेकिन कुछ राज्य ऐसे भी हैं जो 1 वर्ष से अधिक के लिए इशू करते हैं, जैसे राजस्थान, गुजरात। यहाँ पर 3 वर्षों के लिए इस सर्टिफिकेट को दिया जा रहा है, लेकिन ये राज्य अपने अपने तरीके से निर्धारित करते हैं कि ये 1 वर्ष के लिए होगा या अधिक वर्षों के लिए इसकी वैधता रहेगी। लेकिन नॉर्मल कोर्स में ये सर्टिफिकेट अधिकांश राज्यों में 1 वर्ष के लिए प्रदान किया जा रहा है, और उसका भी आधार कहीं पर वित्तीय वर्ष भी है और कहीं पर डेट ऑफ इश्यू से भी है। हाँ, तो ये हमारे जो दर्शक गण हैं उन्हें स्वयं ये जो है इंक्वायरी करनी होगी तहसील ऑफिस से कि सर्टिफिकेट की वैधता अवधि कितनी है और उन्हें कब जारी करवाना है लाभ लेने के लिए, ये उन्हें सुनिश्चित स्वयं करना होगा।
बिल्कुल, तो देखा दर्शकों कितनी सरल भाषा में निरंजन जी आपको ईडब्ल्यूएस के अधिनियम के बारे में बता रहे हैं कि कैसे आप ईडब्ल्यूएस का लाभ अर्जित कर सकते हैं। एक बार फिर से हम आपको यही कहना चाहेंगे कि वैसे तो इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको सभी जानकारी प्रदान कर रहे हैं, पर फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा है तो आप निसंकोच हमें अपने प्रश्न एसएमएस कर सकते हैं। एसएमएस आपको किन नंबर्स पे करना होगा, जो नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नीचे फ्लैश हो रहे हैं। तो जल्द से जल्द फोन उठाएं और अगर आपके मन में कोई प्रश्न आ रहा है तो तुरंत हमें इन नंबर्स पे व्हाट्सएप या फिर एसएमएस कीजिए। आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। अब जानना ये चाहेंगे कि आपने बताया कि कितनी अवधि इस सर्टिफिकेट की होती है, पर क्या अवधि समाप्त होने के बाद हम इस सर्टिफिकेट को रिन्यू भी करा सकते हैं? जी नहीं, ये सर्टिफिकेट रिन्यू नहीं होता है। इसे प्रत्येक वर्ष या जब भी जितनी अवधि के लिए दिया गया है वो समाप्त होने पर हमें नया सर्टिफिकेट बनवाने की आवश्यकता होगी। और नया सर्टिफिकेट बनवाने का अर्थ ये है कि हमें पुनः वही प्रक्रिया दोहरानी होगी जब हमने पहली बार सर्टिफिकेट बनवाया था। यानी तहसीलदार को एप्लीकेशन करनी होगी, सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे और जो है वो वेरिफिकेशन की प्रक्रिया तहसील कार्यालय के द्वारा पूर्ण की जाएगी। उसके बाद ही जो है फिर से सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। यहाँ पर निरंजन जी एक सवाल मैं आपसे और करना चाहूंगी कि क्या केंद्र और राज्य में आरक्षण प्राप्त करने के लिए हमें अलग अलग प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी या फिर हम सेम प्रमाण पत्र से भी लाभ अर्जित कर सकते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, केंद्र सरकार ने जो मापदंड निर्धारित किए हैं आय और संपत्ति के, काफ़ी राज्य ऐसे हैं जिन्होंने वही मापदंड अपने राज्यों में भी निर्धारित किए हैं। तो ऐसे राज्यों के लिए तो एक सर्टिफिकेट केंद्र सरकार में भी और राज्य सरकार में भी काम देगा, यानी उसकी उपयोगिता एक सर्टिफिकेट की दोनों जगह होगी। लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं, यदि मैं उदाहरण दूं तो उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश आदि कुछ ऐसे राज्य हैं जिनकी जो मापदंडों की परिभाषा है वो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित परिभाषा से डिफरेंट है या मतलब अलग है। तो ऐसे केस में उन राज्यों के निवासियों को दो सर्टिफिकेट अलग अलग प्राप्त करने होंगे, जो एक राज्य सरकार के लिए होगा और दूसरा केंद्र सरकार के लिए होगा। दूसरा, यहाँ ये भी समझना होगा कि हमें लाभ किस तरीके के लेने हैं, आरक्षण के लाभ हमें कहाँ कहाँ मिल सकते हैं, उसके अनुरूप ही यदि दोनों सर्टिफिकेट की आवश्यकता है केंद्र के लिए या राज्य के लिए तो अलग दोनों के लिए जो है एप्लीकेशन करने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा एक सर्टिफिकेट से भी काम चल सकता है। लेकिन जिन राज्यों में मापदंड में फ़र्क नहीं है, जो क्राइटेरिया के मापदंड हैं केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के, यदि वो समान हैं तो फिर एक ही सर्टिफिकेट दोनों जगह काम आएगा। अब सर आपसे जानना चाहेंगे कि आय और संपत्ति का जो प्रमाण पत्र हमें मिलता है उस प्रमाण पत्र में किन चीजों को प्रमाणित किया जाता है? जी हाँ, देखिए 4 चीज़ों को जो है वो प्रमाणित किया जाता है। सबसे पहले तो जो है परिवार की आय जो है वो कितनी है और वो 8 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस सर्टिफिकेट में ये जो है सर्टिफाई किया जाता है कि लाभार्थी के परिवार की आय 8 लाख रुपए से अधिक नहीं है। दूसरा, संपत्ति, जो संपत्ति का क्राइटेरिया अभी हमने बताया था कि कृषि भूमि यदि है तो 5 एकड़ से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि म्युनिसिपल क्षेत्र के अंदर भूखंड है, निवास भूखंड, तो वो 1000 स्क्वायर फुट से अधिक नहीं होना चाहिए। या बिन अधिसूचित म्युनिसिपल क्षेत्र के अंदर निवास है तो वो 200 स्क्वायर यार्ड से अधिक का नहीं होना चाहिए। ये भी सर्टिफाई इस सर्टिफिकेट के अंदर किया जाता है कि इस एप्लीकेंट के पास इससे ज़्यादा की संपत्ति नहीं है। इसके अलावा जो बहुत मुख्य है या महत्वपूर्ण है कि ये प्रमाणित किया जाता है कि ये एप्लीकेंट शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या ओबीसीज के अंदर नहीं आता है अदर देन, तब ये जो है इसकी जाति ये है, या जैसे जैन जाति का यदि कोई व्यक्ति है तो उसके लिए लिखा जाएगा कि ही इज़ फ्रॉम जैन कास्ट। इस तरीके का सर्टिफिकेशन दिया जाता है। ये 3 महत्वपूर्ण बातें हैं। और जो चौथी महत्वपूर्ण बात है कि ये सर्टिफिकेट कब तक वैलिड रहेगा वो इसके अंदर लिखा जाता है। जी बिल्कुल। अब सर आपसे एक छोटा सा सवाल और करना चाहूंगी कि ये प्रमाण पत्र किन्हें बनवाना चाहिए, क्योंकि आपका ये मार्गदर्शन हमें और हमारे दर्शकों को बेहद ही लाभान्वित करेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सवाल मेरा आपसे। जी बिल्कुल, इसे समझना बहुत आवश्यक है। देखिए, हमने लाभ 2 बताए आरक्षण के। एक तो उच्च शिक्षण संस्थान में एडमिशन्स में लाभ मिलता है 10% आरक्षण का,
और दूसरा केंद्र सरकार की नौकरियों और राज्य सरकार की नौकरियों में आरक्षण का लाभ मिलता है 10% का। तो ऐसे विद्यार्थी जो इस वर्ष 12वीं कक्षा में हैं और अगले वर्ष वो उच्च शिक्षण के अंदर एडमिशन लेने जा रहे हैं, क्योंकि देखिए हमारे देश में और ख़ास करके जैन समाज में प्रतिभाशाली या मेधावी छात्रों की जो परसेंटेज है वो बहुत बड़ी है और वो डेफिनेटली इससे लाभान्वित हो सकते हैं। तो जो ऐसे विद्यार्थी जो इस वर्ष 12वीं कक्षा में हैं उन्हें हम ये सलाह देंगे कि वो मार्च के अंदर इस सर्टिफिकेट को जारी करवाने के लिए एप्लीकेशन करें, ताकि उन्हें अप्रैल के अंदर ये सर्टिफिकेट मिल जाए, ताकि वो पूरे साल के लिए वो सर्टिफिकेट मान्य रहे। पहली बात तो ये। अभी आप ये कहेंगी कि सब 9वीं 10वीं 11वीं के विद्यार्थियों के लिए भी ये सर्टिफिकेट निकलवाने की आवश्यकता है क्या? तो इसका जवाब है कि नहीं, उनके लिए ये सर्टिफिकेट काम का नहीं है। सिर्फ ऐसे विद्यार्थी जो 12वीं कक्षा पास करके अब आगे भविष्य में उच्च शिक्षा में जाने वाले हैं, तो उन्हें एडमिशन का जो रिजर्वेशन का प्रोविज़न है उससे वो यदि कहीं लाभान्वित हो सकते हैं, उसके लिए ये सर्टिफिकेट आवश्यक है। इसके अलावा ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने शिक्षा तो पूरी प्राप्त कर ली है लेकिन अब वो कहीं सरकारी नौकरी ढूंढ रहे हैं, तो ऐसे कैंडिडेट्स के पास यदि ये सर्टिफिकेट है तो निश्चित रूप से उन्हें रिजर्वेशन का लाभ मिल सकता है। तो ये दो कैटेगरीज हैं। 12वीं कक्षा कर रहे विद्यार्थियों को ये सर्टिफिकेट इश्यू करवाना चाहिए या फिर ऐसे कैंडिडेट्स जो सरकारी नौकरियां ढूंढ रहे हैं। अब सर आपसे आखिरी सवाल मैं करना चाहूंगी कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जो आरक्षण के अतिरिक्त लाभ SC, ST, OBC को जो दिए जाते हैं, तो क्या EWS का सर्टिफिकेट प्राप्त करने के बाद कोई भी व्यक्ति इन लाभों को अर्जित कर सकता है? जी नहीं, ये अलग अलग योजनाएं होती हैं। जो योजनाएं SC, ST और OBCs के लिए हैं उनका लाभ हम प्राप्त नहीं कर सकते। और यदि वास्तविकता के धरातल पर देखें तो अभी जो है सिर्फ जनरल कैटेगरी के इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को मात्र आरक्षण का ही लाभ मिल रहा है। ऐसे लाभ लेने के लिए हमें सरकार से कहीं मांग करने की आवश्यकता है। हाँ, कुछ राज्य ऐसे हैं जो थोड़े बहुत लाभ दे रहे हैं, जैसे उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में उच्च शिक्षण में विद्यार्थी को, चाहे वो सरकारी कॉलेज में हो या अर्ध सरकारी कॉलेज में हो या सेल्फ फाइनेंस कॉलेज में पढ़ता हो, उच्च शिक्षण का विद्यार्थी 50% ट्यूशन फीस का एग्जम्पशन का अधिकारी है। वहाँ पर इस तरीके के लाभ दिए जा रहे हैं। ये सिर्फ महाराष्ट्र के अंदर दिए जा रहे हैं। इसी तरीके से राजस्थान के अंदर सरकारी नौकरियों में जो छूट मिलती है अवधि की उम्र में, वो भी जो है वो उसी तरीके से जिस तरीके से OBCs को दी जा रही है। तो कुछ राज्यों ने इस तरीके के प्रोविजंस किए हैं, लेकिन मोटे तौर पर इस तरीके के कोई लाभ अन्य राज्यों के द्वारा नहीं दिए जा रहे हैं, जिसके लिए हमें सरकार से मांग करने की आवश्यकता होगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। निरंजन जी, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, हमारे दर्शकों को दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र दर्शकों।